नमस्कार आदाब नाजरीन, मैं हूं शमा अफरोज। सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। चुनाव के और 2 दिन रह गए हैं। बालीगंज असेंबली हल्का से लेकर पूरे कोलकाता के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा कि 26 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, ऐसे में पूरे बंगाल की नज़र टिकी हुई है। और जहां पर ही सबसे ज़्यादा अगर बात कहें तो बीजेपी और बीजेपी का जो हाल है, बीजेपी लगातार 200 सीट का दावा कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वजीर आलम ममता बनर्जी ने भी 200 सीट जीताने के लिए पब्लिक से अपील की है। उन्हीं को टक्कर देने के लिए सीपीआईएम और कांग्रेस भी कुछ इनसे पीछे नहीं हटे हैं। आज मैं 64 नंबर वार्ड में खड़ी हूँ और कुछ ऐसे लोगों से बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सुब्रतो मुखर्जी और सीपीआईएम के उम्मीदवार डॉक्टर फवाद हलीम। अब ऐसे में देखना यह है कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्योंकि एक इंसानियत का जज्बा रखते हैं और एक सियासतदान है। पब्लिक किसको पसंद करेंगे, वोटर किसको पसंद करेंगे, क्या लग रहा है दादा? अभी यहाँ पे बालीगंज असेंबली हल्का में डॉक्टर फवाद हलीम और सुब्रतो मुखर्जी जी में काफ़ी कांटे का टक्कर देखा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ये सियासत का, डॉक्टर फवाद हलीम जो हैं वो एज ए मैन बहुत ही जेंटलमैन है और वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। और उनका योगदान जो लॉकडाउन में जो रहा गरीबों के साथ में, वो 50 रुपये में जो डायलिसिस किए हैं और अभी तक वो जो कर रहे हैं और कल तक वो जो प्लाज्मा डोनेट किए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। तो जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक़ है, वो अगर डॉक्टर फवाद हलीम इस इलाके में, इस हलके में अगर आते हैं तो इस हलके के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे बहुत बेहतर होगा। क्या लग रहा है लोगों का जो कहना है कि यहाँ पे जो सीपीआईएम के जो पिछले दिनों के जो कारनामे रहे हैं गुज़िश्ता 35 साल का, 34 साल का, इसको लेकर के कहीं ना कहीं वोटर्स के माइंड में ये बैठा है कि सीपीआईएम के टाइम में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी तृणमूल के कांग्रेस में जो डेवलपमेंट हुआ। सीपीआईएम के 34 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप देखिए, यहाँ आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन दीदी की ये मेहरबानी है जो पूरे बंगाल के अंदर में अगर बीजेपी को लाने का काम अगर कोई किया है तो दीदी किया है। आप सोच सकते हैं, आज दीदी जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गई, उनसे जब इंटरव्यू सवाल पूछा गया कि आपका झगड़ा, आप तो तक लेफ्ट के साथ झगड़ा किए, अभी आपको साथ राइट के साथ आपका झगड़ा है, तो आरएसएस जैसे तंजीम के साथ, तो फट करके वो खुद खुले मंच में बयान देती है कि नहीं हमारा आरएसएस है, हमारे आरएसएस संगे तो हमारे कोनो झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा बीजेपी संगे आज है। जबकि बीजेपी को चलाता आरएसएस मेन है जो खतरनाक है, जिसका मेन मकसद है हिंदू राष्ट्र कायम करना। एनआरसी ये स्लोगन आरएसएस का स्लोगन है, इसको इम्प्लीमेंट काम करने का काम बीजेपी कर रही है। और आपको याद होगा 2016 में जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस से हमारा जोड़ हुआ था, उस वक्त एहसास हो गया था कि कांग्रेस और लेफ्ट का जोड़ कामयाब होगा। तो 6 जून को उमा भारती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मिशन ऑफ बंगाल में एक किताब है आरएसएस का, उसमें लिखा हुआ साफ से, उसमें वो ऐलान करती है कि इस बार हमको बहुत मेहनत करना पड़ा हम लोगों को आरएसएस वर्कर को समझाने के लिए कि इस बार टीएमसी को वोट दे दें, नहीं तो फिर से लेफ्ट और कांग्रेस आ जाएगा। तो ये है दीदी और मोदी का एक छुपा हुआ पोशीदा खेल है। जब भी एनआरसी के नाम पर बाहर में रास्ता में लड़ाई करती है, जब पार्लियामेंट में वोट होता है तो एनआरसी इनका 5 से 7 एमपी वॉकआउट करके राज्यसभा से मदद करता है, एनआरसी के बिल को सपोर्ट करने में मदद करता है, इस 3 तलाक के बिल को सपोर्ट करने में मदद करता है। ये देखा गया है, आप उठा के देखिए, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे एनआरसी के बिल पास कराने का मामला हो, राज्यसभा से तृणमूल के एमपी 8 एमपी राज्यसभा से आउट हुए हैं। ये किसकी मदद पाए? तो इस तरह से दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती, ये मॉक फाइट, इसको जनता समझ रही है। पब्लिक कह रही है कि यहाँ पे जो दीदी जो है, जहाँ दादा को रोकना है तो दीदी को वोट देना होगा। ये वोटर्स का ख्याल है, क्या ये हकीकत है कि दादा को रोकने के लिए? नहीं, ये पब्लिक नहीं, ये तृणमूल और बीजेपी का एक प्रचार है। तृणमूल ये चाहती है कि जिस तरह से कि पार्लियामेंट के दौरान में दिखाया जा रहा था कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी वर्सेस और इससे है तृणमूल से है, लेकिन एक बीजेपी को रोकने में तृणमूल कामयाब हुआ? नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि 18 एमपी सीट जीत कर चला गया। अब तृणमूल एक ऐसी फैक्ट्री है जो नेता सप्लाई करने का काम बीजेपी को कर रही है। आप अगर जनता चाहती है, जनता उस फैक्ट्री में अगर ताला लगा दे देगी तृणमूल जैसी फैक्ट्री को, तो खुद ब खुद बीजेपी मर जाएगा।
यहाँ पे बालीगंज असेंबली हल्का में जो टक्कर जो हो रहा है वो सुब्रतो मुखर्जी और डॉक्टर फवाद हलीम से हो रहा है। क्या लग रहा है इनमें किसकी जीत होगी? देखिए, सुब्रतो मुखर्जी से कोई टक्कर ही नहीं है। सुब्रतो मुखर्जी का आप देखिएगा, वो इंडिया लास्ट न्यूज़ टाइम में न्यूज़ दे रहे थे, अगर ऐसा मौका आया कि क्या आप लेफ्ट की मदद लेने पे आप मदद लेंगे, तो साफ कह दिए कि अब आमी चाहे ना लेफ्ट संगे कोनो सहयोगिता ना, तो नेक्स्ट कौन? वो एक ऐसे लोग हैं जो शारदा नारदा सभी में उनको खुलेआम टीवी पर रुपया लेकर देखा गया और वो आज बीजेपी में, तृणमूल में, कल वो बीजेपी में जाएंगे नहीं, ऐसा गारंटी कोई दे सकता है? वो खुद दे सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे अखबार में न्यूज़ भी छप रहा है। तो ये काम का आदमी, करीब का आदमी डॉक्टर फवाद हलीम, इसके गारंटी 100% हम लोग गारंटी दे सकते हैं कि जनता का वोट लेकर वो जनता से विश्वासघात नहीं करेंगे। जिस तरह से तृणमूल के लोग वोट लेकर, चाहे अर्जुन सिंह हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे आपका राजीव बनर्जी हो, इस तरह से बेशुमार लीडर है जो तृणमूल के सफ़े अव्वल के लीडर थे, आज वो लोग बीजेपी के दामन पकड़ रहे हैं। तो आज जनता समझ रही है दीदी और मोदी का झूठ, ये तोलाबाज फैक्ट्री बनाना चाहिए, नेता सप्लाई होने वाला फैक्ट्री बनाना चाहिए। आज इस इलाके से एक ही उम्मीदवार जीत पाएगा, वह डॉक्टर फवाद हलीम, जो काम का आदमी, करीब का आदमी है। डॉक्टर फवाद हलीम को लेकर के लॉकडाउन में देखा गया है कि वो 50 रुपए में डायलिसिस किए, सड़क पे उतर के काम किए। क्या ये हकीकत है कि यहाँ की जनता उन्हें पसंद करेगी? देखिए, फवाद हलीम ने सिर्फ लॉकडाउन के दौरान नहीं, गुज़िश्ता कई बरसों से उन्होंने सामाजिक खिदमत जो अंजाम दिया है, इसका कोई बराबरी नहीं है। और आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर उन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम किया कि 7 बार उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। जिस वक्त मरकज को लेके अक़लियती तबका को बदनाम किया जा रहा था, उस वक्त फवाद हलीम को NDTV में भी कवरेज किया गया और ये दिखाया गया कि अगर कोई आदमी अगर समाज की खिदमत करना चाहे तो फवाद हलीम को अपना आइडियल मान सकता है। जिस तरह उन्होंने महज 50 रुपया दे कि जब मोदी सरकार कह रही थी कि आप जो है दिया जलाइए, बत्ती जलाइए, ताली ठोकिए, और हमारी दीदी भी कह रही थी कि गोल गोल रास्ता में सर्कल काट के कोरोना भगाइए, लेकिन असल मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा था। अगर कोई गरीब मजदूर मेहनत का तबका के लिए अगर कोई इलाज का जिम्मेदारी लेके था तो वो किड स्ट्रीट में बैठा हुआ डॉक्टर फवाद हलीम था। और वो आज हर तबका के, गरीब तबका के जितने लोग हैं उनको अपना मसीहा मानते हैं। सिर्फ ये कुछ जो गोदी मीडिया है वो उनको इस फ्रेम से आउट करना चाहती है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखिएगा तो फवाद हलीम 2011 में भी फवाद हलीम और सुब्रतो मुखर्जी चुनाव हुआ था। आज 10 साल बाद फवाद हलीम को उनके काम की वजह से जाना जाता है और सुब्रतो मुखर्जी को किस वजह से जाना जाता है आप मीडिया वाले अच्छी तरह जानते हैं इस बात। 2011 की बात की जाए तो सुब्रतो मुखर्जी का कहना है कि हम 40,000 वोट से डॉक्टर फवाद हलीम को हराए थे। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, इस बार पहले सुब्रतो मुखर्जी इस बात की गारंटी दें कि वो जीतेंगे हारेंगे, ये बात की बात है कि उनका बीजेपी से जो राब्ता है, जो ताल्लुकात है, वो जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस में रहेंगे या बाकी अपने साथियों की तरह बीजेपी में जाएंगे, इस बात की आवाम को गारंटी दे। उन्होंने रास्ता में प्रचार में एक बार भी उनके पास अल्फाज नहीं था कि वो फवाद हलीम के बारे में कुछ कह सकें। लेकिन जिस तरह से सुब्रतो मुखर्जी को बार बार निजाम पैलेस में बुला के पूछताछ किया जा रहा है, आवाम भी जो है आज जो है इस सत्य में है कि आवाम फैसला नहीं कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है। देखिए, आवाम को डराया जा रहा है कि बीजेपी का खौफ दिखा के वोट लिया जा रहा है। लेकिन अगर बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कीजिएगा तो यहाँ पर बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं, यहाँ पर सीधा लड़ाई फवाद हलीम और सुब्रतो मुखर्जी के दरमियान में है और तीसरा कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर फवाद हलीम, और यहाँ पे जो इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे और बंगाल में जो है वो माइनॉरिटी वोट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ऐसे में क्या माइनॉरिटी के लोग डॉक्टर फवाद हलीम को पसंद करेंगे? फवाद हलीम जो सामाजिक कारकुन है, माने वो हम लोग के लिए इतना सामाजिक सेवा करते हैं, हमको तो लगता है कि फवाद हलीम के साथ ही हम लोग को जाना चाहिए। और ये बीजेपी का तो हवा हमारे वार्ड में है ही नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं है। रहा बात सुब्रतो मुखर्जी का, सुब्रतो मुखर्जी सिर्फ नाम के ही माने हमारे यहाँ पर MLA हैं और कभी भी हमको यहाँ पर उन्होंने जो वादा किया था, कश्यप ने वादा किया था कि यहाँ पानी का टैंक बनाएंगे, बहुत सारा वादा किया था आज से 5 साल कबल, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, यह मुझे याद है। तो इसलिए सुब्रतो मुखर्जी पर हम लोग कम भरोसा है, हम लोग डॉक्टर फवाद हलीम को पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर फवाद हलीम आए तो अच्छा रहेगा, जीते तो अच्छा रहेगा। रहा बात की तृणमूल हमारी मजबूरी हो गई है, मुसलमान को डरा कर धमका के सब मजबूर है तृणमूल को वोट देने के लिए। हालांकि अगर बीजेपी का कोई विकल्प है तो वामफ्रंट मोर्चा ही है। आइंदा आने वाले दिन में देखा जाए कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो ये जोट ही रोक सकेगा, कांग्रेस CPM और जो बीजेपी का जो विकल्प है वो आने वाले कल में जो है वो CPM और कांग्रेस ही रोक पाएगा। आप नौजवान हैं,
जहाँ बीजेपी दावा कर रही है रोजगार का, वहीं टीएमसी भी दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। क्या ये हकीकत है? हकीकत तो नहीं है, जैसे कि हालांकि अभी जैसा हाल चल रहा है अभी एजुकेशन को लेकर, वर्किंग के बारे में लेके बहुत अभी खास्ता हालत है। जो हिसाब से चल रहा है वो हिसाब से ऐसा कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं जा रहा है। एजुकेशन बोलिए या काम के सिलसिले बोलिए, ऐसा कुछ भी ऐसा बाहर ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा हुआ नहीं है फिलहाल। क्या लग रहा है, अगर सीपीएम या डॉक्टर फवाद हलीम अगर बालिगंज असेंबली हल्के से अगर जीत कर आते हैं, कामयाब होते हैं, तो क्या बेरोजगारों के मसाइल, एजुकेशन, ये तमाम चीज़ों पर काम हो? हाँ, हो सकते हैं वो ऐसे। मैंने उनसे बात आए थे, एक बार मुलाकात हुई, बातचीत से उनका लगता है कि हाँ हमारे लिए आगे का कुछ फ्यूचर ठीक हो सकता है। जैसे वो इंसान है, बहुत हम्बल है, बहुत अच्छी तरीके से बात भी करते हैं, आगे के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि ऐसे करने से कुछ हमारे तरफ से भी हल होगा, यंगस्टर को भी कुछ आगे मौका मिलेगा। अच्छा भाई, एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें जो बंगाल के एजुकेशन का, बंगाल में देखा जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं जो एजुकेशन, जिनका कोई भी कुछ भी एजुकेशन नहीं है। तो क्या सियासत में एजुकेटेड लोगों का आना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हम लोग बार बार आम इंसान हम लोग कोसते हैं कि हम लोगों को नेता अच्छा नहीं मिलता। आज बालीगंज हलचल की ये खुशनसीबी है कि उन्हें एक ऐसा नेता चुनने का मौका मिला है जो एक ऐसा डॉक्टर है जो पूरे हिंदुस्तान में मिसाल है। तो हम लोग का ये खुशनसीबी, हमारा फ़र्ज बनता है कि डॉक्टर फवाद हलीम को हम लोग, हर तबका के लोग, वो सिर्फ कोई एक पार्टिकुलरली कोई अकलेती तबका के लोग नहीं हैं, वो हर एक तबका के लोगों के साथ, गरीब, मेहनतकश, मजदूर, मिडिल क्लास, हर तबका के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और यहाँ पर बात आपने कहा रोजगार का, देखिए ममता बनर्जी की सरकार भी 10 साल कबल आई थी तो उन्होंने भी रोजगार का वादा किया था, लेकिन आज 26 लाख सरकारी पद खाली है, उसके बारे में बात नहीं होता। मोदी सरकार भी वादा करके आई थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात, आज हिंदुस्तान के पैमाने पर जो बेरोजगारी है, आज़ादी के 80-75 साल के इतिहास में आज तक इतना बेरोजगारी नहीं हुआ। और सिर्फ आवाम को गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पर। मीडिया के जरिए, सब मीडिया नहीं, कुछ गोदी मीडिया जरिए दिखाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस मतलब मुसलमान और बीजेपी मतलब हिंदू। ये बहुत ही बंगाल की सियासत को ख़राब करने का काम तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर किया। देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि जैसा अभी हाल चल रहा है बिज़नेस का या सर्विस इंडस्ट्री का, हम दोनों ही सर्विस और बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों का ही हालत जिस तरीके से ख़राब हो चुका है, उस जगह पे खड़ा होकर यही बोलेंगे कि ये जो दहशत लगाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का या फिर एक दूसरे के साथ लड़ने का, ये बंद करके लोगों को कैसे तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसमें शायद सबको ध्यान देना चाहिए, सारे पॉलिटिशियंस को ध्यान देना चाहिए, ना कि वो लोग खुद अपने अंदर ही ये सब लड़ाई करके खुद अपना पोजीशन पकड़ के चले। ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि अगर डॉक्टर फवाद हलीम या सीपीएम और कांग्रेस की जोट की सरकार अगर बनती है तो क्या ये तमाम मसाइल का हल हो सकता है? देखिए, मुझे ये नहीं मालूम कि फवाद अली आएंगे, ममता बनर्जी, जो भी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो भी आए वो जनता को देखे, अपने आप को ना देखे। यही मोदी की बात अगर की जाए तो मोदी ना आए, मोदी को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? क्या मोदी को रोकने के लिए क्या सिर्फ दीदी है जो मोदी को रोक सकती है? अरे मोदी तो चोरी वाला मशीन बैठा दिया, उसको रोक कौन सकेगा? उसको रोक कोई नहीं सकता। वो इस पे मारते, टीएमसी पे मारेंगे जाएगा बीजेपी में, सीपीएम को मारेगा जाएगा बीजेपी में। वो मशीन में, वो जो मशीन ठीक ही नहीं है उसमें वोट देके बीजेपी को कोई बचा ही नहीं सकता। बीजेपी को हटा सकती तो हम लोग ममता ही हटा सकती है। अच्छा, बीजेपी को हटा सकती है, बीजेपी को हटा सकती है तो ममता ही हटा सकती है। हम और भी कुछ नौजवानों से बात करेंगे, भाइयों से। क्या लग रहा है दादा, यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे आपके इलाके में जो है वो सुब्रतो मुखर्जी है और एक तरफ फवाद हलीम है, डॉक्टर फवाद जी, दोनों ही को सड़क पे देखा गया है। कैसे कैंडिडेट को यहाँ के वोटर्स? ये अल्हम्दुलिल्लाह फवाद अली खान साहब तो सही कैंडिडेट है और अगर हम उम्मीद है कि वो आएंगे तो अच्छा ही काम करेंगे। जी, अच्छा ही काम होगा। किस तरीके से, क्या देख करके आप उनको लाइक कर रहे हैं? क्या है डॉक्टर फवाद? अच्छी छवि है, अच्छी पोजीशन के आदमी है और देखिए चांस मिलना चाहिए। अच्छा, चांस उनको मिलना जी। चाहिए। एक बार हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, हकीकत में जी मौका मिलना जी मिल जी हाँ, मिलना चाहिए, हकीकत में मिलना चाहिए। हकीकत में मिलना चाहिए। जी हाँ, फवाद हलीम को, डॉक्टर फवाद हलीम को एक बार मौका मिलना चाहिए, जो गुज़िस्ता 4 वर्षों से हारते हुए आए हैं, मगर लोग कह रहे हैं कि एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। आप 2011 में जब वो पहला बार जब एमएलए कैंडिडेट के लिए उतरे, तब से लेके अब तक आप देखिए सुब्रता मुखर्जी कहाँ है? वो एमएलए हो करके पर कोई काम में नहीं है। और हम लोग के जो फवाद हलीम जो अभी तक रेस हारे नहीं है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जो 2011 के बाद फिर 2021 में
10 साल के गैप के बाद भी फिर वो है अपोजिशन के फेस में है, तो इससे बड़ा और आपको अचीवमेंट में क्या मिले? वो हटे नहीं, तो वो सही है तभी नहीं हटे। तो क्या लग रहा है, क्या वो सुब्रतो मुखर्जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आप अगर बोल सकते हैं, अगर पब्लिक का मैंडेट है, पब्लिक डिसाइड करेगी और इंशाल्लाह वो सरकार बनाएंगे। हम लोग का मतलब एमएलए कैंडिडेट तो वही है, तो वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। यहाँ के नौजवान क्या फवाद हलीम जी को पसंद करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। आप कैंडिडेट आप जज कर सकती है सुब्रता मुखर्जी, और आप खुद मीडिया वाली आप खुद जज कर सकती हैं सुब्रता मुखर्जी और फवाद हलीम में। तो जाहिर सी बात है जो बेटर है वो है फवाद हलीम, बेटर है। ये आप देख रहे हैं कि 64 नंबर वार्ड में सरकार भले ही टीएमसी का बने, मगर यहाँ पे जोट फैक्टर रहेगा और जोट ही शायद सपोर्ट कर सकता है आइंदा 2 मई को। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।